हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पर्यावरण, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में बड़े पैमाने पर मानव यानी ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशन पर चर्चा की गई है और मानवीय गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है ये जानेंगे। और साथ ही यह भी जानेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव पर्यावरण के बीच क्या संबंध है। तो इस पूरे चैप्टर का सार आपको इस डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में पर्यावरण के घटकों के बारे में लिखा है, कौन कौन से पर्यावरण के घटक हैं। तो प्राकृतिक घटक भी होते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो घटक हैं वो हैं। इसके अलावा मानव भी एक तरह से क्या है, पर्यावरण का घटक ही है। घटक या फैक्टर वो होते हैं जो पर्यावरण या फिर किसी भी फिनोमिना को बदलने या उसके होने में या उसके निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला था प्राकृतिक घटक जो है, उसके अंतर्गत जलमंडल शामिल है, वायुमंडल शामिल है, स्थल मंडल और इसके अलावा जैव मंडल भी शामिल हैं। तो ये सभी मंडल मिलके जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण को बताया गया है। तो इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा निर्मित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी इसमें जैसे कि इमारतें हो गई, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, तो ये सभी क्या हैं, मानव के द्वारा निर्मित घटक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मानव स्वयं भी पर्यावरण के घटकों में शामिल होता है, चाहे वो राजनैतिक स्थिति पर आधारित हो, आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक, धर्म, समुदाय, परिवार या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां तथा उनकी द्वारा बनाई गई जो रचनाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं सजीव और निर्जीव के बीच डिफरेंस क्या है। सजीव क्या होते हैं, जीवीय जो लिखा है ये क्या है। तो सजीव प्राणियों का संसार, उसके अंतर्गत पादप और जंतु शामिल हैं, वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। जबकि निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत प्रकाश हो गया, ठीक है, जल हो गया, स्थल हो गया, वायु हो गई, तो ये सभी जो है अजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यही इन सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी के रूप में भी इनको देखा जाता है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण, तो पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं पहले। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, तो जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं जो कि उस जीवित प्राणी को सरवाइव करने में उसकी हेल्प करते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के अंतर्गत आता है। आगे लिखा है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो जो पर्यावरण है वो क्या है, प्राकृतिक परिघटनाएं और मानव द्वारा निर्मित जितनी भी परिघटनाएं हैं उनका मिश्रण ही पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत सजीव भी आते हैं और इसके अंतर्गत निर्जीव भी आते हैं। और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे के बीच इनके बीच जो संबंध होता है वही जो है सजीवों को उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत केवल मानव की जो क्रियाएं होती हैं आपस में, उनकी जो गतिविधियां हैं और उनके द्वारा जो निर्मित रचनाएं हैं, केवल वही मानव पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या फिर एनवायरनेर से हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। पिछली क्लास में यानी क्लास 6 में हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है,
तो एक बार इनको फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे स्थलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। तो स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपर की कठोर परत होती है, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, वही स्थलमंडल है। और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और इस पे क्या क्या पाया जाता है, तो यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। ठीक है, विषम धरातल अर्थात ऊबड़ खाबड़, जैसे कहीं पे क्या है, पठार हैं, तो कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे घाटियाँ हैं, तो कहीं पे क्या है, मैदान है। तो ये सभी जो है आकृतियाँ स्थलमंडल पे पाई जाती हैं। इसीलिए इसका धरातल क्या है, असमान होता है या विषम है। इसके अलावा स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, तो जो स्थलमंडल है वह खनिज संपदा का स्रोत है। इसके अलावा इसमें वन पाए जाते हैं, कृषि भूमियाँ पाई जाती हैं, मानव बस्तियाँ होती हैं और पशुओं के चरने के लिए घास स्थल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम जलमंडल के बारे में। तो जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जो जलमंडल है, ये रहा ये जलमंडल, इसके अंतर्गत नदियाँ, झीलें और महासागर इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को, वायु की जो पतली परत होती है उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो क्या कारण है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो पतली परतें हैं या जो गैसों की परतें हैं वो अपने स्थान पे यथावत बनी रहती हैं। तो उसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पे चारों तरफ जो है लेयर है वायु की या उन गैसों की, वो किस कारण वहाँ पे अपने स्थान पर विराजमान रहती हैं सारी गैसें, वो इसी कारण कि जो पृथ्वी का पाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन सभी गैसों को यहाँ पे इकट्ठा करके रखता है। वो अपनी तरफ क्या करता है, इन गैसों को आकर्षित करता है और वो जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो यथावत लगता रहता है। इसीलिए जो गैसें हैं वो अपने स्थान पे बनी रहती हैं, जो लेयर है वो यथावत बनी रहती है। आगे लिखा है कि यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो ये वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वह सूर्य से आने वाली जो गर्मी है, झुलसा देने वाली जो गर्मी है, इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं उन सब से जो है हमारी पृथ्वी की रक्षा भी करती है। कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। कहाँ उपस्थित रहते हैं, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है हमारे मौसमों पर, हमारी जलवायु पर भी पड़ता है। नेक्स्ट मंडल के बारे में पढ़ेंगे, वो है जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थलमंडल, स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं, संभव बनाते हैं। यहाँ पे इस चित्र से समझिए, यहाँ पे पर्यावरण के क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है। ठीक है, तो अगर केवल यही मंडल रहेंगे तो उससे जीवन तो संभव नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जब आपस में मिलते हैं उस तत्पश्चात जो है जीवन का निर्माण होता है, जीवन वहाँ पे संभव होता है। तो जहाँ पे जीवन संभव हो जाए वो कहलाता है जैवमंडल। और जैवमंडल कैसे बनेगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के मिश्रण से ही जैवमंडल का निर्माण होता है और ऐसे ही जीवन वहाँ पे संभव हो पाता है। नेक्स्ट, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ही संबंध है। ठीक, तो यही
जो तंत्र होता है वो पारितंत्र कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। जो जीवधारी हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, किसके साथ क्रिया करेंगे? भौतिक एवं रासायनिक जो कारक होंगे उनके मध्य जो क्रिया होती है और वहाँ पे जो जीवन संभव हो पाता है तत्पश्चात, वही जो है तंत्र कहलाता है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। ये जो यहाँ पे एक तालाब का पारितंत्र देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र बना है ये एक पारितंत्र का हिस्सा है। जैसे इसमें क्या है? जल है, ठीक है, जलीय पारितंत्र है। तो जल में कौन कौन निवास कर सकता है? जैसे कि मछलियाँ हो गई या जो प्लैंकटन होते हैं वो हो गए। इसके अलावा जो स्थलीय जीव होते हैं वो सर्वाइवल करते हैं, पेड़ पौधे सर्वाइवल कर पाते हैं जल के द्वारा। तो यहाँ पे एक तंत्र बन जाता है, परितंत्र बन जाता है, जो कि जीवों के सर्वाइवल में उनकी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बताया गया है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्रायः ये एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है या फिर पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन हो गए, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र होता है। ठीक है, तो घास स्थल पारितंत्र हो गया, रेगिस्तान का पारितंत्र हो गया, पर्वत का पारितंत्र, झील का, नदी का, तो ये सभी पारितंत्र होते हैं। अभी तक तो हमने प्राकृतिक पर्यावरण को समझा है। नेक्स्ट हम समझेंगे मानवीय पर्यावरण को। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण जो है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है वस्तु विनिमय पद्धति। ये क्या है? तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है या यही वस्तु विनिमय पद्धति है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, केवल वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया जाता है। तो मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव के पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन करता है उसके द्वारा जो निर्मित पर्यावरण होता है वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जो खेत हो गए, जैसे इसमें फसल उगाना, पशुपालन करना, ठीक है, और इसके अलावा अन्य गतिविधियां भी यहाँ पे जो लिखी हुई थी वो सभी जो है मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो एक गतिविधि होती है वो दूसरे गतिविधि पर डिपेंड करती है। तो ऐसे ही जो सर्कल है वो चलता रहता है, तो वही जो है मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण में अगर देखा जाए तो जो जल होता है उसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, वाष्प के थ्रू वाष्प बन के ये उड़ जाता है। वाष्प कैसे बनेगा? सूरज की गर्मी से बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वायुमंडल में बादल बनते हैं, उसके बाद जो है वर्षा होती है। तो वर्षा कहाँ होती है? ना केवल जलमंडल में बल्कि स्थल मंडल पे भी वर्षा होती है। तो ये जो सर्कल है ये चलता है रहता है, उसी के द्वारा जो है प्राकृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत रखते हैं इसको। तो प्रकृति द्वारा निर्मित जो गतिविधियाँ होती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, और जो मानव के द्वारा निर्मित गतिविधियाँ होती हैं उनके परस्पर क्रिया के द्वारा जो पर्यावरण का निर्माण होता है वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। अब आगे यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा
प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है? मरुस्थल, ताल या फिर वन। तो जो ताल है वो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि जो ताल होते हैं वो मनुष्य द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक स्थल नहीं है। धर्म और समुदाय जो है वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा होगा? सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। आगे यहाँ पे मिलान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है जैव मंडल। तो जैव मंडल वो है जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट वायुमंडल, तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर जो है वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल, जलमंडल क्या है? जलीय क्षेत्र जो है वो जलमंडल के अंतर्गत उनको रखा जाता है। लास्ट है पर्यावरण, तो वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थान, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, वह जो क्षेत्र होता है वो पर्यावरण कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। एनसीईआरटी की श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।